नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। अब पूरे देश की राजनीति का केंद्र जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र का मैदान हुआ करता था, वो सबके एक तरह से जो युद्ध रण क्षेत्र था, वैसे ही देश की राजनीति का रण क्षेत्र निश्चित रूप से बिहार बनने वाला है। और आज इस बिहार के चुनावी महाभारत का शंखनाद दोनों तरफ के सेनापतियों ने एक साथ इस बिहार रूपी कुरुक्षेत्र में आकर कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार 17 अगस्त से लगातार यात्रा पर हैं बिहार में उनकी जो यात्रा है वो वोटर की अधिकार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो चुनाव आयोग की मिली भगत से, चुनाव मतों की हेरा फेरी के द्वारा लगातार चुनाव जीतने में सक्षम होती है, सफल होती है। साथ ही अभी जो SIR चल रहा है, उस SIR के बारे में राहुल गांधी का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है, तेजस्वी यादव भी साथ में है, तेजस्वी यादव का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मिली भगत से अपने समर्थक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करवा रही है और ऐसे मतदाताओं का नाम कटवा रही है जो RJD और कांग्रेस के वोटर हैं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटर हैं। ये मूल रूप से ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, और उम्मीद है कि यही उनका चुनावी मुद्दा भी रहना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी ने भी आज एक तरह से बिहार में गया में प्रधानमंत्री की सभा थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने सभा किया है, सभा नहीं बल्कि सिमरिया में जो रेल पुल है उसका उद्घाटन हुआ है, सड़क पुल का। तो इन हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भी चुनावी, जिसे हम कहते हैं ना शंखनाद, तो शंखनाद में मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बजाया करते थे दोनों लोग, ध्वज लेकर आगे ध्वज वाहक चला करता था। तो ये बिहार रूपी चुनावी महाभारत में आप कह सकते हैं कि मुद्दों के आधार पर, मुद्दों को आगे रखकर एक प्रकार से अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास दोनों पक्ष लगातार कर रहे हैं। साथ ही बीच में प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है। जनसुराज बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से लगातार प्रशांत किशोर छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। वर्तमान समय में वो सीमांचल के क्षेत्र में है, अररिया में है, कटिहार में घूम रहे हैं और अररिया और कटिहार की कई सभाओं में उन्होंने कहा कि अब तक आपने मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद के लिए वोट दिया, आपको मिला। अब तक आपने, ठीक है, जाति के नाम पर वोट दिया, जाति की बातें हो रही है। अब तक आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली के लिए मिला आपको। तो आपने जिन चीजों के लिए वोट दिया वो चीजें मिली। एक बार आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और पलायन रोकने के लिए और रोजगार के लिए वोट दीजिए जनसुराज को, जनसुराज करामात करेगी। तो जनसुराज ने भी अपना मुद्दा तय कर दिया है, गठबंधन ने भी अपना मुद्दा तय कर दिया है। इंडिया अलायंस ने SIR को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, मतों को काटने का मुद्दा बनाया जा रही है, वोट चोरी का मुद्दा बनाने का प्रयास है। वहीं तीसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही, उन बातों पर आप गौर करेंगे अगर, तो प्रधानमंत्री ने भी उसका ट्रेंड सेट कर दिया है। क्या किया प्रधानमंत्री ने? सीधा SIR के मुद्दे पर विपक्ष को घेर लिया और कहा क्या कि बिहार के लोग यदि सावधान नहीं हुए तो, सुन लीजिए, गया की सभा के प्रधानमंत्री का भाषण है कि बिहार के लोग सावधान नहीं हुए तो कांग्रेस और RJD वाले वोट के लालच में बिहार के लोगों की जमीन छीनकर घुसपैठियों को दे देंगे। ठीक है, वोटर के रूप में बिहार का भविष्य घुसपैठिए तय करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ठीक है, ऐसे लोग बिहार के लोगों के रोजगार और धन संपत्ति पर भी काबिज होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। एक सबसे पहला प्रधानमंत्री ने ये भाषण, उन्होंने सभा में आए लोगों से पूछा कि क्या ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालना है कि इन लोगों को रोजगार छीनने देना है? तो ये तय हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक कानून को संशोधन बिल संसद में पेश किया जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। हमने पेश किया कि 1 महीने की सजा होने के बाद यदि आपको जमानत नहीं मिलती है, जेल चले जाते हैं, तो आपको
इस्तीफा देना होगा ये कानून। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से किया, मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से किया कि वह महीनों जेल में रहने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसे परिस्थिति की कल्पना नहीं किया था, और इसका चूंकि इंडिया अलायंस ने विरोध किया, इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको भी मुद्दा बना लिया कि ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि लालू यादव जेल होकर आ गए हैं, तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला में जेल जाने वाले हैं, राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं। तो ये लोग अपने बचाव में, तो उन्होंने लोगों से फिर पूछा कि बताइए कि ऐसे चोरों को, ऐसे भ्रष्टों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री का मामला है, सीधा सीधा प्रधानमंत्री। और तीसरा एक और बात आपको आश्चर्य लगेगा नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार ने कल मदरसा बोर्ड के एक कार्यक्रम में मित्रों टोपी पहनने से इनकार कर दिया। मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है नीतीश कुमार भी अब उसी पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं जिस पिच पर बीजेपी बैटिंग करती है। अंतर यह होगा कि नीतीश कुमार खुद बैटिंग नहीं करेंगे, बल्कि अपने बदले बीजेपी से बैटिंग करवाएंगे और बॉलिंग करेगी महागठबंधन। मतलब नीतीश कुमार के टोपी नहीं पहनने को मुद्दा जब आरजेडी बनाएगी तो फिर बीजेपी उस पर चौका छक्का लगाएगी। तो सीधा सीधा है कि अगर महागठबंधन के लोगों ने कुछ सावधानियां नहीं बरती तो ये वो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो हर हारी हुई बाजी को जीत लेती है। हर हारी हुई बाजी, कई ऐसी बाजियां जो ये लोग हार रहे थे। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, मैं तो कई बार कह चुका हूं, कई वीडियो में कहता हूं। 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम याद कीजिए, निकाल लीजिए आप। पहला 3 चरण महागठबंधन आगे, चौथे, पांचवें, छठे चरण में एनडीए ने पटका मारा, ऐसा पटका मारा कि सीधा गच्चा खा गए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद से 10 सीट से दूर रह गए। तो ये कई चीजें हैं। नीतीश कुमार को भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, नरेंद्र मोदी को भी अंडर एस्टिमेट करेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कई बार मुंह खा चुके हैं। कई बार मुंह खा चुके हैं और कई बार अति उत्साहित आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को अपना अति उत्साह दिखाने से बचना चाहिए। आपकी छोटी सी बातें, छोटी सी गलती, छोटा सा बयान, छोटा सा कहीं पर जाना आना बीजेपी को चुनाव के मुद्दों से भटका देने में सक्षम होगा, इतना याद रखिएगा। और इस प्रकार की गलती कई बार तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं, राहुल गांधी भी कर चुके हैं। अलग अलग समय में, अलग अलग राज्यों में ऐसी गलतियां दोनों करने में के आदी रहे हैं। अगर राहुल गांधी नहीं करेंगे तो राहुल गांधी की पार्टी के कुछ लोग कर देते हैं गलतियां, और उसकी सहानुभूति मिल जाती है नीतीश कुमार को, सहानुभूति मिल जाती है नरेंद्र मोदी को। ऐसा कई बार हो चुका है। इसीलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर जो है लोगों को बताना चाहिए कि किन कारणों से, कैसे। कई बार मैंने देखा है कि अंडर एस्टिमेट किया गया है। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, बिहार के चुनाव परिणाम के बारे में ही लोग क्या अनुमान लगा रहे थे कि 50-50 हो जाएगा। आधा सीटें आरजेडी महागठबंधन जीत जाएगी, आधा सीटें 50% सीटें से ज्यादा बीजेपी एनडीए को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार तो अब खत्म हो गए, लोग यही मान लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जो 16 सीट लड़ रही है, 5 को नहीं मिलेगा नीतीश कुमार की पार्टी को। लोग यही अनुमान लगा रहे थे ना, लेकिन नहीं, सच्चाई अलग है। सच्चाई यह है आज भी बिहार की कि जो वोकल वर्ग है समाज का, जो वोकल वर्ग है, जो बोलता है, जो चिल्लाता है, जो नारेबाजी करता है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर जगह देखिए आप एक्टिव है, भीड़ आती है जबरदस्त, लेकिन वोटर उस भीड़ से डरकर वोट करती है। याद रखिए, उस भीड़ जो आती है सड़क पे, उस भीड़ से डरकर बिहार के लोग अलग जगह वोट डालते हैं। कई बार मैं बता चुका हूं इस बात को कि आप देखिए हर राज्य में
इसीलिए मैं कांग्रेस की इस रणनीति का बार बार याद दिलाता हूं लोगों को कि कांग्रेस के लोग इस बार बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा कदम है ये। क्योंकि जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होंगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण होना शुरू होगा। आप मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो मत मानिए, आपकी मर्जी है। लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार में यादवों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। आप माने या ना माने, बिहार में यादव, सवर्ण और मुसलमान समाज के इन 3 वर्गों के खिलाफ ध्रुवीकरण हो रहा है। आज से नहीं, 90 से हो रहा है। 90 में सबसे पहले शुरुआत हुई सवर्णों के खिलाफ। 2000 ईस्वी के बाद, 2000 के बाद यादवों के खिलाफ शुरू हुई, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण शुरू हुआ है। अब किसी को ये बातें नहीं दिख रही है तो मुझे नहीं पता, चूंकि इसलिए नहीं दिख रही है, लोगों को दिख रही है लेकिन लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि लोग मुद्दे नहीं देखते। लोगों को पार्टी दिखती है, नेता दिखता है, किसी को कांग्रेस दिखती है, किसी को आरजेडी दिखती है, किसी को भाजपा दिखती है, किसी को नीतीश कुमार की पार्टी दिखती है। मुद्दे नहीं दिखते, क्योंकि जब आपके दिमाग में बस जाता है कोई चेहरा, तो आप उसी चेहरे के अनुसार हर कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो आप ढूंढते हैं वो मिलता है आपको। लेकिन यह बिहार की राजनीति की सच्चाई है कि बिहार की राजनीति में, जैसे हरियाणा की बात कर लूं मैं, हरियाणा में भी जाट के खिलाफ, जाटों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में एक जमाने में खाम बनाया था, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान। किसके खिलाफ था ये? वहां के सबसे संपन्न, सबसे मजबूत, संख्या बल में सबसे बड़ा पाटीदारों के खिलाफ था यह गठबंधन। हरियाणा में बीजेपी जीतती है चुनाव, किसके खिलाफ जीतती है बताइए? जाटों के खिलाफ, क्योंकि जाट वहां सबसे मजबूत है। जो आम आबादी है वो जाटों से डरती है। जाट धन के मामले में सबसे आगे है, संख्या के मामले में सबसे आगे हैं, बाहुबल के मामले में सबसे आगे हैं। वही हाल होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होता है? मराठों के खिलाफ ध्रुवीकरण हो रहा है, क्योंकि मराठा, आपको याद होगा, मराठा नेता आमरण अनशन पर बैठे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, और शरद पवार, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, सबके सब मिलकर जो है बड़े एक तरफ थे, एक कुछ मामले में, मराठा आरक्षण के मामले में। और लेकिन मराठाओं के खिलाफ ध्रुवीकरण, गुजरात में पाटीदारों के खिलाफ ध्रुवीकरण, वही बिहार में शुरुआत ध्रुवीकरण की हुई। पहले सवर्णों के खिलाफ, चूंकि कारण था जिस दौर में लालू प्रसाद यादव 90 में उभर रहे थे राजनीति के क्षितिज पर, उस दौर की स्थिति क्या थी? उस दौर में कांग्रेस पार्टी के नेता कौन? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष फॉरवर्ड कोई राजपूत या ब्राह्मण, यही परंपरागत रूप से हुआ करते थे। बीजेपी के नेता फॉरवर्ड, सीपीआई के नेता फॉरवर्ड, सीपीएम के नेता फॉरवर्ड, सीपीआईएमएल के नेता फॉरवर्ड। तो इसीलिए लालू यादव सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने में सक्षम रहे, सफल रहे। 2000 के बाद, 90 से 2000, लालू यादव जब का डाउन होना शुरू हुआ ग्राफ, उसके बाद क्या हुआ? यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण। सच्चाई है, स्वीकार करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, मैं दोहरा रहा हूं कई बार। 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण। ये 3 वर्ग ऐसे हैं बिहार की राजनीति में भी जिनके खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, अलग अलग विधानसभा सीटों पर, अलग अलग लोकसभा सीटों पर। तो ये बिहार की राजनीति की सच्चाई है। इसीलिए अगर ध्रुवीकरण की राजनीति के फेर में अगर महागठबंधन फंसती है तो महागठबंधन फिर कमजोर पड़ेगी। याद कीजिए, पिछली बार जब 3 चरण शुरुआत का मैं बार बार बोलता हूं कि तेजस्वी यादव आगे थे, तो क्यों आगे थे? मुद्दों की लड़ाई में आगे थे। पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई, ये 4 मुद्दे ऐसे थे जो तेजस्वी यादव को आगे लेकर चल रहा था। लेकिन जब बात लेकर आ गए फिर जाति पर, फिर बात लेकर आ गए धर्म पर, तो वही पिच तो बीजेपी खेलना चाहती है। आज आप स्वीकार मत कीजिए, लेकिन जातियों का बड़ा गठबंधन किसके साथ है बताइए? आप सोच के देखिए। आप जातियों का अम्ब्रेला बड़ा किसके पास है? एनडीए के पास या महागठबंधन के पास?
आपको दिखेगा, नंगी आंखों से दिखेगा, लेकिन तब दिखेगा जब आपकी नज़र में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर नहीं होंगे। एक न्यूट्रल पॉलिटिकल स्टूडेंट के रूप में पॉलिटिक्स के आप देखेंगे जब, तो आपको सब कुछ दिखेगा। मुझे दिखता है यही चीजें, मैं स्पष्ट देखता हूं, हर विधानसभा सीट पर मैं देखता हूं कि समाज के इन 3 वर्गों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। आप, मैं उदाहरण बता रहा हूं, वैशाली लोकसभा सीट, थोड़ा सा और स्पष्ट होगा दर्शकों को। कई बार वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे मुन्ना शुक्ला। लोग कह रहे थे कि भाई अब तो आरजेडी का वोट बैंक मुसलमान यादव और प्लस भूमिहार मिल जाएगा, तो फिर वहां पर मुन्ना शुक्ला की जीत पक्की है। उस दौरान मेरा वीडियो निकाल के देखिए, मैं बिहार तक पर डिबेट में शामिल हुआ था। मैंने कहा था, चाहे TV9 भारतवर्ष में मैं शामिल हुआ था, मैंने बताया था कि मुन्ना शुक्ला को भूमिहारों का वोट नहीं मिलेगा, और भूमिहार का वोट भी नहीं मिलेगा, और यादवों का वोट भी नहीं मिलेगा। क्यों? कारण था, भूमिहार का वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि मुन्ना शुक्ला आरजेडी से कैंडिडेट हैं, और चूंकि आरजेडी से मुन्ना शुक्ला मतलब भूमिहार एक कैंडिडेट हैं, इसलिए यादव भी वोट देने में हिचकेंगे। तो दोनों वर्गों का शेयर मिला, आधा आधा वोट मिला, आधा आधा वोट कटा। तो ये बिहार की राजनीति की सच्चाई है। वो जमाना नहीं रहा जब एके हाके सब हकाए, नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी, और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं। आज भी नीतीश कुमार को कभी अंडर एस्टिमेट, नीतीश कुमार को कभी भी, आज सही है कि जितने सर्वे आ रहे हैं 15% पर है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव 30, 35, 40 तक है, नीतीश से आगे प्रशांत किशोर है, लेकिन कभी भी ये पासा पलटने की क्षमता रखने वाला चेहरा है नीतीश कुमार। और साथ में यदि नरेंद्र मोदी हो तो फिर कहना ही क्या। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।